असल जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि साहसी या बहादुर लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा डर और अपनी एबिलिटीज पर शंका या शक करना ही इंसान के टैलेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर पेज रीडर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित एक शानदार और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बुक का रिव्यू और एक शॉर्ट समरी। ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने इस बुक के चैप्टर 5 के कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे सुनकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बुक आपके जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। बुक के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि बुक हमें क्या बताना चाह रही है कि रिच डैडी और पुअर डैडी में क्या अंतर होता है। इस चैप्टर का शीर्षक है अमीर लोग पैसे को इन्वेंट करते हैं। अगर आपने रॉबर्ट के अमीर डैडी बनने के बताए लेसन 1, 2, 3 और 4 के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन वीडियोस को पहले अवश्य देखें। नहीं तो आपको इस वीडियो में रॉबर्ट के बताए अमीर डैडी बनने के लेसन या फार्मूला को समझना मुश्किल रहेगा। तो आइए लेसन नंबर 5 के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में अक्सर स्मार्ट लोग नहीं, ब्रेव लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट सभी पढ़ने वाले लोगों को इस सबक या लेसन को समझाने के लिए दो विरोधी एग्जाम्पल देते हैं, या कहें कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की स्टोरी। रॉबर्ट उनके जीवन पर आधारित टीवी शो देख रहे थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी और उसे पेटेंट करवाया था, और उनकी इस नई खोज की डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गई और उनकी कंपनी उस समय बहुत छोटी थी। डिमांड को पूरा करने के लिए उनको एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय की नामी बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट प्रोडक्ट और छोटी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरी डील के बदले ग्राहम बेल ने $1,00,000 की मांग की थी। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने ग्राहम बेल का मजाक उड़ाया और इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि वे इस कंपनी के बदले जरूरत से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वेस्टर्न यूनियन इस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाई और इस तरह से अरबों डॉलर की एक मल्टी बिलियनर AT&T कंपनी का जन्म हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें रॉबर्ट जब टीवी देख रहे थे तो उन्होंने एक न्यूज देखी जिसमें कि एक लोकल कंपनी में एम्प्लॉयज की छटनी की खबर चल रही थी। फैक्ट्री के सामने 45 साल या 45 इयर्स का मैनेजर अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उस मैनेजर ने हाल ही में एक मकान भी खरीदा था। उसे डर था कि नौकरी नहीं होने की स्थिति में वो मकान को गवा देगा। वे सुरक्षा कर्मियों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार उसे कंपनी के मालिकों से मिलने का मौका दे, ताकि वो फैक्ट्री के मालिकों से उसको नौकरी से निकालने के डिसीजन पर दोबारा विचार करने की रिक्वेस्ट कर सके। न्यूज चैनल का कैमरा उसकी रिक्वेस्ट करने वाले दृश्य को पूरी दुनिया को दिखा रहा था और इस पूरी घटना ने रॉबर्ट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रॉबर्ट 1984 से ही एक प्रोफेशनल टीचर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया था। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने सभी लोगों में एक बात देखी है जिसमें वे खुद भी शामिल हैं। हम सभी में बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन हम सभी को एक चीज हमेशा पीछे रोक के रखती है, वो है खुद पर डाउट करने की आदत। फियर एंड सेल्फ डाउट हम सभी में होते हैं। साहस आपके सफल जीवन जीने में फर्क डाल सकता है। रॉबर्ट बताते हैं यही एक टीचर के रूप में उनका दिल उन स्टूडेंट्स को देखकर निराश हो जाता है जो जवाब तो जानते हैं लेकिन उन पर काम करने से घबराते हैं। एक बार कॉलेज से निकलने के बाद आपकी डिग्री या अच्छे ग्रेड की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। असल जिंदगी में आपको अच्छे ग्रेड से ज्यादा बहादुरी, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत और लगन की जरूरत होती है। ये सभी जीवन के चरित्र हैं, हम सभी में ये होते हैं, लेकिन उस पर हमारा डर और शंका का भाव हावी हो जाता है। फाइनेंशियल टैलेंट के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ ही साहस की भी जरूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो, अपने टैलेंट से उस डर को अपनी शक्ति और चतुराई में बदल लो। यह सलाह बहुत से लोगों को डरा सकती है। इसका कारण है पैसों के मामले में हर कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। असल जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि साहसी या बहादुर लोग
जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इस दुनिया में आने वाले समय में कई बदलाव आएंगे और आपको अपने फाइनेंशियल IQ और नॉलेज को अपडेटेड रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आने वाले बदलावों से आप दहशत में ना आए और उन बदलावों का हिम्मत से सामना करें। अगर आप अपने फाइनेंशियल IQ और नॉलेज को अपडेटेड रखेंगे तो आप नई अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएंगे और उन पर काम कर सकेंगे। इसके विपरीत वे लोग जो समय के साथ नहीं चलते हैं, वे लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बदलाव को अपने डर के कारण एक्सेप्ट नहीं करते और हाशिए पर चले जाते हैं, जबकि साहसी लोग उनको पछाड़कर उनसे आगे निकल जाते हैं। 300 साल पहले जमीन ही दौलत या एसेट हुआ करती थी, फिर फैक्ट्रीज लगने लगी और प्रोडक्शन शुरू हुआ और अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया। आज का युग इंफॉर्मेशन का है। जिसके पास ज्यादा और जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वह उतनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन से पैसा बनाकर अमीर बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन दुनिया में लाइट की स्पीड से उड़ रही है। इस नए एसेट को सीमाओं और किसी दायरों में बांधा नहीं जा सकता, जिस तरह जमीन और फैक्ट्रीज को बांधा जा सकता था। अब बदलाव बहुत जल्दी और नाटकीय या ड्रामेटिक होंगे। नए मल्टी मिलियनर संख्या में तेजी से जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। आने वाले समय में कई युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे लोग सामने आएंगे, बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज का हर साल जन्म होगा। मगर इसके साथ ही कंपनियों का दिवालियापन, नौकरियों में कटौती और छटनियां भी होंगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल IQ और नॉलेज को डेवलप करने का झंझट क्यों पाले, तो इस सवाल का जवाब कोई और नहीं, आप ही दे सकते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो इस तेजी से बदलते युग में पीछे छूट जाएंगे। वो सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है उनके पुराने विचारों को कसकर पकड़े रखना या जकड़े रहना। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से चले और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी को दोष देते हैं। वे इस चीज को समझ नहीं पाते कि उनके पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। वह ये जान ही नहीं पाते कि जो पैसे कमाने का विचार या तरीका पहले के समय में अच्छा माना जाता था, वह बिजनेस आइडियाज अब पुराने हो चुके हैं। आज की इस रफ्तार भरी दुनिया में वे आइडियाज काम ही नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने एक गेम बनाया था जिसका नाम था कैश फ्लो। रॉबर्ट इस कैश फ्लो गेम की हेल्प से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन और निवेश करने के तरीके सिखाते थे। एक बार एक महिला अपने दोस्त को अपने साथ उनकी क्लास में लेकर आई। उस महिला का हाल ही में तलाक हुआ था और तलाक के मुकदमे से उसका बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था और वो कुछ सवालों के जवाब खोज रही थी। रॉबर्ट ने इस गेम को इस तरह से तैयार किया था कि लोगों को पता चल सके कि पैसा किस तरह से काम करता है। खेलने के दौरान वे सीखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या रिलेशन है। उनको सीखने को मिलता है कि दोनों के बीच कैश का फ्लो कैसे होता है और हमें किस तरह अपने एसेट बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हमें ज्यादा कैश मिल सके। एक बार आप जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी एसेट से आने वाला कैश फ्लो आपके खर्चों को पार कर जाता है, तो आप इस रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग इस गेम से नफरत करते हैं और कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग तो इस गेम को समझ ही नहीं पाते। इस महिला ने फाइनेंस के इस खेल को सीखने का सुनहरा मौका खो दिया। तो उस महिला के साथ इस खेल में हुआ ऐसा कि उसे खेल में पहले राउंड में एक खिलौना कार्ड यानी कि कार्ड में एक बोट मिली। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बोट हमारे लिए एसेट नहीं, वह एक लायबिलिटी है। पहले तो वो महिला बहुत खुश हुई कि उसे बोट मिली है। जब उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि ये बोट उसके इनकम स्टेटमेंट में कैसे काम करती है, तो वो नाराज हो गई क्योंकि उसे मैथमेटिक्स जरा भी पसंद नहीं थी। उस महिला को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस चीज को वो एसेट समझ रही है वो उसकी लायबिलिटी है और बोट को मेंटेन करने के लिए उसके खर्चे बढ़ेंगे और इनकम घटेगी। उस बोट पर होने वाले खर्चे उसके कैश फ्लो को नेगेटिव रूप से अफेक्ट करेंगे। जब उसकी सहेली ने उसे समझाया कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मंथली कैश फ्लो में आपसी संबंध क्या है, तब उस महिला को एहसास हुआ कि यह बोट तो उसे जिंदा खा रही है। यह खेल उस महिला के लिए डरावना एक्सपीरियंस साबित हुआ। खेल के अंत में वो महिला नाराज हो गई और उसने रिफंड मांग लिया।
वह महिला इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि यह खेल उसकी फाइनेंशियल सोच की झलक देता है। दोस्तों, आप भी ये कैश फ्लो क्लासिक गेम खेल सकते हैं और सीख सकते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गेम सीखने और सिखाने का एक शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि गेम्स बिहेवियर की झलक होते हैं और आपको तुरंत फीडबैक देते हैं। हालांकि बाद में वह महिला शांत हो गई थी और खेल तथा अपने जीवन के बीच की कड़ी को साफ देख पा रही थी। उस महिला ने बताया कि उसने अपने पूर्व पति के पैसों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था और इस वजह से उसे फाइनेंशियल लॉस हुआ था। रॉबर्ट के इस कैश फ्लो क्लासिक गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह सिखाना है कि वे नए और विभिन्न इनकम सोर्सेज या फाइनेंशियल ऑप्शन के बारे में सोचें और उन्हें बढ़ाएं। कुछ लोग तो इस इनकम सोर्स या फाइनेंशियल ऑप्शन की तलाश आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई इसमें जूझते रहते हैं। जिन लोगों को ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को नंबर की समझ नहीं होती और उन्हें इन्वेस्टमेंट की ताकत का एहसास नहीं होता। जिन लोगों का दिमाग फाइनेंशियली क्रिएटिव होता है वे सबसे तेजी से इस रैट रेस से बाहर निकल जाते हैं। अमीर लोगों के दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और वे बहुत सोच समझकर रिस्क उठाते हैं। कैश फ्लो क्लासिक गेम खेलने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस पैसे का वो क्या करें। वे अपनी निजी जिंदगी में भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल नहीं होते। इस खेल को खेलने वाले कुछ खिलाड़ी ये शिकायत करते हैं कि उन्हें अच्छे कार्ड नहीं मिल रहे, इसलिए वे जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यह उनके असल जिंदगी की झलक देता है। ऐसे लोग बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। रॉबर्ट ने भी लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते हुए देखा है, लेकिन जब उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड मिल जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। इस गेम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं और उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड भी मिलता है, लेकिन वे लोग उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते और बैठे रहते हैं। ऐसा ही वे अपनी असल जिंदगी में भी करते हैं। सुनहरा मौका सामने होते हुए भी वे उस अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाते। जब 1 साल बाद उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बाकी लोग अमीर बन चुके होते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इनकम के ज्यादा ऑप्शंस होना। सवाल यह है कि अगर मौके आपके पास नहीं आ रहे हैं तो फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक भी आपको लोन देने को तैयार नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल बुद्धि है। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग एक सॉल्यूशन जानते हैं और वो है कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। रॉबर्ट आगे कहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप इस तरह के इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है। बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं, जैसे कि पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के अलावा आपको फाइनेंशियल बुद्धि की समझ होना भी इम्पोर्टेंट है। जब रॉबर्ट और माइक छोटे थे तो अमीर डैडी उनको समझाते थे कि पैसा ही असली चीज नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसा बनाते हैं। आप जितना ज्यादा पैसे को असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप इस विचार को अपने दिल में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा दिमाग, और अगर हम इसे अच्छे से ट्रेन कर लें तो नए आइडियाज और कॉन्ट्रैक्ट्स या डील के दम पर करोड़ों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कि एक अनट्रेंड दिमाग पीढ़ियों तक गरीब बना रहता है। कुछ लोग जो जीरो से शुरू करके लाखों रुपए बना लेते हैं सिर्फ पैसा बनाने के नए आइडियाज और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेकर। आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग करते हैं या कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा अक्सर होता रहता है। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें, इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि वो लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में निवेश करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे पावरफुल संपत्ति है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ आपको पैसा बनाने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत है, आपकी शारीरिक मेहनत की नहीं।
रॉबर्ट आगे बताते हैं कि वे उन लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो अपने साहस के बल पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। रॉबर्ट अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एरिजोना की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर की अर्थव्यवस्था बेहद खराब थी। जब रॉबर्ट गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहे थे तो एक फाइनेंशियल प्लानर टीवी पर आया और उसने सलाह दी कि अगर आप हर महीने $100 बचाते हैं तो 40 साल में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। ये वाकई में एक अच्छा आइडिया है और ज्यादातर लोग इसे मान भी लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से वह आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह व्यक्ति आसपास की ज्यादा पैसा देने वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाता और दुनिया उससे आगे निकल जाती है। तो जैसे कि फिनिक्स शहर की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में थी, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडल मार्केट कंडीशन थी। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इससे अच्छा प्रॉफिट बनाया। इकोनॉमी की हालत खराब होने के कारण जिस प्रॉपर्टी की कीमत $1 लाख थी, उसकी कीमत अब $75,000 की हो गई थी। लेकिन रॉबर्ट ने लोकल रियल एस्टेट में खरीदारी करने के बजाय वे दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत के आसपास के एरियाज पर खरीदारी करते थे, क्योंकि उनको वहां पर वो डील्स मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलती। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी व्यक्ति ने कोई घर बैंक से लोन पर लिया था और अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक उस घर को सस्ते दाम पर बेच देता है। और रॉबर्ट भी इसी तरह के घर खरीदना चाहते थे, क्योंकि इस जगह पर $75,000 का घर $20,000 या उससे भी कम दाम में खरीदा जा सकता है। रॉबर्ट ने उनके दोस्त से $2,000 का लोन लिया और उस $2,000 पर इंटरेस्ट 90 दिन के लिए $200 था। रॉबर्ट ने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब एग्रीमेंट का प्रोसेस चल रहा था तो रॉबर्ट ने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया। एडवर्टाइजमेंट में लिखा था $75,000 का मकान $60,000 में खरीदें, कोई डाउन पेमेंट नहीं। एडवर्टाइजमेंट देने के तुरंत बाद उनके फोन की घंटी लगातार बजना चालू हो गई। उन्होंने पोटेंशियल बायर्स को छांटा और जब प्रॉपर्टी कानूनन उनकी हो गई तो सभी पोटेंशियल बायर्स को मकान देखने की परमिशन दे दी। मकान दिखाने के बाद वे मकान चंद मिनटों में बिक गया। रॉबर्ट ने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो खरीदार ने हंसी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी तौर पर नाम बदलने का काम शुरू हो गया। रॉबर्ट ने उनके दोस्त के लोन के पैसों में $200 मिलाकर उसे वापस कर दिए। इससे उनका दोस्त खुश हो गया, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और इस डील से रॉबर्ट भी खुश थे। रॉबर्ट ने $20,000 में खरीदे घर को $60,000 में बेच दिया। उनके पास मकान के खरीदार का प्रॉमिसिंग नोट था और रॉबर्ट के एसेट वाले कॉलम में $40,000 जमा हो गए थे। रॉबर्ट को इस पूरे प्रोसेस में मात्र 5 घंटे लगे और अगर खरीदार तय समय में भुगतान नहीं कर पाता है तो वह इस मकान को जब्त कर उसे दोबारा बेच सकते थे। रॉबर्ट कहते हैं, यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। ये टैक्स बचाने और हर महीने बचत करने से ज्यादा अच्छी रणनीति है। रॉबर्ट कहते हैं, आप जहां हैं वहां के मार्केट की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हो सकता है ये तकनीक आपके लिए काम ना करे, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक सिंपल फाइनेंशियल प्रोसेस से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, और वे भी बहुत कम पैसे और रिस्क के साथ। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको बताई गई यह इन्वेस्टमेंट आइडिया एक छोटी सी टेक्निक है। इसके द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश है कि कैसे एक छोटी सी रकम एक बड़ी रकम में बदल सकती है। इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होती है। आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे, कड़ी मेहनत करना, टैक्स देना और बचे हुए पैसों से बचत करना जिसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा, या फिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में समय लगाना? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मेन 4 टेक्निक स्किल से मिलकर बनती है। पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि नंबर्स पढ़ने और समझने की एबिलिटी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, यानी कि पैसे से पैसा बनाने की समझ। तीसरी स्किल है मार्केट की डिमांड और सप्लाई का ज्ञान, जैसे कि बिल गेट्स ने समझा कि मार्केट की डिमांड क्या है और वो ही बिल गेट्स ने दिया और करोड़पति बने। और चौथी स्किल है कानून की जानकारी।
अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, पॉलिसीज के बारे में ज्ञान। चाहे आप कुछ भी खरीदे, बेचे या इन्वेस्ट करें, आप में ये चारों स्किल होनी चाहिए। मार्केट ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, इन्वेस्टमेंट आते हैं और जाते हैं, इकोनॉमीज ऊपर जाती हैं और नीचे आएंगी। जीवन में आपको दुनिया अपॉर्चुनिटी देती रहेगी, आपको बस सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना आना चाहिए। बुरा समय सभी पर आता है, लेकिन अपने बुरे समय को अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। रॉबर्ट पोर्टलैंड, ओरेगन सिटी में एक गिरे हुए मार्केट में $20,000 में एक मकान खरीदने का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। वह मकान 3 कमरे का था और किराए पर देने के लिए परफेक्ट था। इस घर की कीमत कम से कम $65,000 थी, जिसे रॉबर्ट ने $45,000 में खरीदा था। रॉबर्ट ने मकान मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट किया। घर के मालिक ने इसे 1 हफ्ते में खाली कर दिया और रॉबर्ट का पहला किराएदार वहां आ गया, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर था। लोन की मॉर्गेज, खर्च, मैनेजमेंट की फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में रॉबर्ट को $40 बचते थे, जो कि एक बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगन सिटी के रियल एस्टेट मार्केट में उछाल आया। रॉबर्ट ने उस घर को $95,000 में बेच दिया। इस पूरी डील में रॉबर्ट को $40,000 का कैपिटल गेन हुआ और इस कैपिटल गेन को रॉबर्ट ने आर्टिकल 1031 टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए। इन पैसों से रॉबर्ट कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑप्शंस ढूंढने लगे, ताकि आर्टिकल 1031 के अंतर्गत उनको प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स न देना पड़े। रॉबर्ट ने प्रॉपर्टी से होने वाले प्रॉफिट का पूरा पैसा बीवरटन, ओरेगन शहर में एक 12 यूनिट के एक अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए। उस समय इस 12 यूनिट के अपार्टमेंट की कीमत $4,50,000 थी और रॉबर्ट ने मकान मालिक को इसका $2,75,000 का ऑफर दिया और पूरी डील $3,00,000 में फाइनल हो गई। इस प्रॉपर्टी को रॉबर्ट ने 2 साल तक अपने पास रखा, फिर उसे आर्टिकल 1031 एक्सचेंज प्रोसेस का फायदा उठाते हुए इस 12 यूनिट के अपार्टमेंट को $4,95,000 में बेच दिया और इसी पैसे से फिनिक्स, एरिजोना में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीदने में निवेश कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यह एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि किस तरह से एक छोटी रकम बढ़कर एक बड़ी रकम बन सकती है। यह सिर्फ किसी आदमी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मार्केट की नॉलेज और कानून की समझ का मामला है। कोई व्यक्ति अगर इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है तो वह आम सलाह पर अमल करेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे बहुत ही कम प्रॉफिट देते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनीज रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं छूती ताकि वो अपनी और उनके कस्टमर्स को फाइनेंशियल लॉस से बचा सके। ये समझदारी वाली नीति भी है। असल में हॉट डील्स नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। ज्यादातर अच्छी डील्स उन्हीं के सामने रखी जाती है जो इस खेल को अच्छे से समझते हैं और इसी की वजह से अमीर लोग और अमीर बनते हैं। वैसे भी इस तरह के रिस्क भरे डील्स नौसिखिए के सामने रखना टेक्निकली गैर कानूनी है। रॉबर्ट कहते हैं कि वे जितने ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते जाते हैं उतनी ही ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। रॉबर्ट की सोच अपने एसेट्स वाले कॉलम में बीज बोना है। छोटी शुरुआत करें और बीज बोएं। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट के बीज उगेंगे और कुछ नहीं उगेंगे, लेकिन कई बार कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट लाखों में बदल जाते हैं। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे उन्होंने कॉर्पोरेशन से सुरक्षित रखा है, जहां वे हाई रिस्क वाली निजी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जो कि अमेरिका और कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने वाली होती हैं। यह एक रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को आप अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से कम कर सकते हैं। कई लोग रॉबर्ट को बहाना सुनाते हैं कि उनके शहर में तो रियल एस्टेट के कोई सौदे होते ही नहीं। रॉबर्ट उनको जवाब देते हैं कि हर जगह पर बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बस लोग उसे देख नहीं पाते। ज्यादातर लोग अपने सामने की अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए फाइनेंशियली ट्रेन नहीं होते। जब आप अपने फाइनेंशियल IQ को डेवलप कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो याद रखिए, कई बार आप जीतेंगे और कई बार आप हारेंगे, लेकिन आपको हमेशा इन चीजों से एंजॉय करना है। आपको हारने से डरना नहीं है, क्योंकि फेलियर सक्सेस के प्रोसेस का मात्र एक हिस्सा है। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं। पहला, जो सबसे आम तरह का निवेशक होता है, जो पहले से ही बने बनाए इन्वेस्टमेंट स्कीम खरीदता है। वे रियल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर्स या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर इन्वेस्टमेंट स्कीम खरीद लेता है। ये म्यूचुअल फंड, REIT, शेयर्स, स्टॉक या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है।
दूसरे प्रकार के निवेशक वे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स जनरेट करते हैं। वे निवेशों का सृजन करते हैं और इनको प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी कहा जाता है। इस प्रकार का इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास 3 तरह की योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करें जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो। दूसरी योग्यता, पैसे जुटाने का हुनर। आम निवेशक पैसे जुटाने के लिए बैंक तक ही जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के इन्वेस्टर को पता होता है कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बगैर बैंक के कितनी तरह से पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरी योग्यता है बुद्धिमान लोगों की एक टीम तैयार करना। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं या उनको नौकरी पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। और अंत में रॉबर्ट हमें इस लेसन में क्या समझाना चाह रहे हैं आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, अक्सर असल जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं निकलते बल्कि साहसी लोग आगे निकलते हैं। नंबर 2, बहुत ज्यादा डर और अपनी एबिलिटीज पर शंका या शक करना ही इंसान के टैलेंट की सबसे बड़ी दुश्मन है। नंबर 3, अमीर लोग अक्सर क्रिएटिव होते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। नंबर 4, आप अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। नंबर 5, हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वह है हमारा दिमाग। यदि इसे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो यह तुरंत आपके लिए भारी दौलत सृजन कर सकता है। अगर इस दिमाग को अच्छी तरह से फाइनेंशियली ट्रेन किया जाए तो ये आपको अपॉर्चुनिटी पहचानने, अच्छी डील करने और किसी भी बुरी डील को अच्छी डील में बदलने में मदद कर सकता है। नंबर 6, जो आप जानते हैं वो ही आपका कैपिटल है और जो आप नहीं जानते वो आपका रिस्क है। अनट्रेन्ड दिमाग भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है जो किसी परिवार को पीढ़ियों तक गरीब रख सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके फाइनेंशियल नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अब मैं कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़े जाता हूँ और इस वीडियो का समापन करते हैं। प्रश्न पहला, कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है लेकिन इसके बावजूद वे फाइनेंशियल दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते, ऐसा क्यों होता है? प्रश्न दूसरा, रॉबर्ट 2 तरह के इन्वेस्टर की जानकारी देते हैं। एक रेडीमेड इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और दूसरे जो निवेशों का सृजन या इन्वेंट करते हैं। आप किस तरह के निवेशक हैं या इन्वेस्टर हैं और क्या आप इसी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं? प्रश्न तीसरा, आपके असफलता के डर ने अपने जीवन में किस तरह से काम करते देखा और इसने आपको अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने से किस तरह से रोका था? आप फ्यूचर में इस डर पर विजय पाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में अमीर डैडी बनने का 6ठा सबक क्या बताया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अमीर डैडी बनने के रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बताए नियम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं पता है तो हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो को अवश्य देखें। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, Amazon पर ये उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो यह कुकू FM पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।